ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सिनेमा के सुनहरे दौर की उस महान अभिनेत्री से जिनका नाम अभिनय आकाश पर आकाशदीप की तरह टिमटिमा रहा है, जिन्होंने अभिनय की पूजा के फूलों से पर्दे पर अपना नाम अमर कर दिया, जिन्होंने बरसों बरस दर्शकों को भिगोया अपने भावपूर्ण अभिनय की बरसात से। वक्त के साथ उनका अभिनय कुंदन होता गया। हिंदी सिनेमा की वो बसंत बहार हैं। उनके दीदार का, उनसे बात करने का अवसर सचमुच हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आप हैं हिंदी सिने जगत की नामचीन अभिनेत्री निम्मी। जब हमने निम्मी जी से बातचीत की तो कस्तूरी की तरह महकती उनकी स्मृतियों की कितनी ही शम्मा जल उठी। विविध भारती की ध्वनि तरंगों के उड़न खटोले पर सवार होकर आप तक पहुंच रही है सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री निम्मी जी से मेरी यानी कमल शर्मा की बातचीत की ये रिकॉर्डिंग। फिल्म अभिनेत्री निम्मी जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं निम्मी बोल रही हूँ। मेरा बहुत ही मोहब्बत भरा पुरखुलूस सलाम। निम्मी जी, आपकी पैदाइश आगरा की है? जी हाँ, आगरे के पास 24 माइल पर एक कस्बा है फतेहाबाद, वहाँ की मेरी पैदाइश है। तो वहाँ से मुंबई आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? मैं आई थी 49 में, तो कुछ फिजा ज़रा अच्छी नहीं थी। मेरे नाना छोटे से ज़मींदार थे कस्बा फतेहाबाद में, तो हमारे जो काश्तकार थे उन्होंने आकर कहा मेरी नानी अम्मा से कि बिटिया को लेके थोड़े दिन के लिए कहीं, यहाँ मेरी एक आंटी रहती थी और मेरे अंकल बहुत पॉपुलर सिंगर G.M. दुरानी, वो लोग यहाँ रहते थे, वहाँ चली जाइए तो हम बुला लेंगे आपको। तो हम लोग बॉम्बे आ गए और मेरी जो नानी अम्मा थी वो ज़रा बहुत ही खुददार किस्म की थी। उनको मेरे अंकल की शायद कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो हम लोग वहाँ से कहा, एक हमारे रिश्ते के भाई साथ में थे, हम होटल में जाएंगे। तो मेरी मासी ने, खाला ने मेरी, उनके एक जानने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस ज़माने के, उनको फ़ोन किया कि मेरी अम्मा नाराज़ हो गई हैं, आप रात में उनको अपने यहाँ ले जाइए, तो सुबह में फिर वो जहाँ जाना चाहें वहाँ उनको पहुँचा दीजिए। तो वो लोग मेरी अम्मा की, नानी अम्मा की बहुत रिक्वेस्ट करके और अपने घर ले गए। रात तो वहाँ गुजारी और रात को समझ में नहीं आ रहा था मेरी कि क्या करें। हम लोग महबूब साहब को जानते थे, महबूब खान, और हमारे बुज़ुर्गों से उनके कभी अच्छे ताल्लुकात थे। तो सुबह जब उन्होंने पूछा कि अब आप लोग कहाँ जाना चाहेंगे, तो हमने कहा महबूब साहब जहाँ हों वहाँ पहुँचा दीजिए। उस वक्त तारदेव में सेंट्रल स्टूडियो हुआ करता था, तो महबूब साहब जो बिल्डिंग थी लबे सड़क, पूरा फ्लैट उनका ऑफिस था। तो वो गए, महबूब साहब ने देखा, पहचान गए, अरे तू इतनी बड़ी हो गई। और बहरहाल अब वो कहने लगे इन हालात में जो 2 लेडीज़ हैं होटल में तो भेज नहीं सकते, तो देखिए जो ऊपर वाला है ना, ईश्वर अल्लाह,
वो कैसे हालात बनाता है और कैसे मतलब वहाँ सिनारियो बनता रहता है ऊपर। हम समझते हैं हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब वहाँ ऊपर वो कर रहा है जिसने पैदा किया है। अब देखिए, शमशाद बेगम गाना गाने के लिए आती थी महबूब साहब के वहाँ। वो ठहरती थी ताजमहल होटल में। तो महबूब साहब ने अपने स्टाफ के सामने कहा कि गाना गाते गाते अगर कर्फ्यू हो गया तो फिर उनको वहाँ कैसे पहुँचाएंगे। तो उनके ड्राइवर ने कहा, साहब मेरा रूम बहुत बड़ा है, उसको कलर वलर करवाइए और बेड डलवाइए, 1-2 चेयर्स, अगर कर्फ्यू हुआ तो उनको वहाँ पहुँचा देंगे। ये बात तय हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, जैसे हफ्ते भर के बाद, उनका टेलीफोन आया कि नहीं, आई एम सॉरी, इन हालात में मैं तो नहीं आऊँगी। तो वो रूम सजा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो जब हम लोग महबूब साहब के वहाँ पहुँचे तो महबूब साहब बेचारे परेशान कि होटल में 2 लेडीज़ हैं, इनको एक, मेरी नानी अम्मा तो बुर्का भी पहनती थी। तो ड्राइवर बोला, साहब वो शमशाद भाई के लिए जो रूम बनाया था जो रूम कलर कराया था, वहाँ बेड डलवाया था, बेबी को वहाँ भेज देते हैं। महबूब साहब ने कहा, अरे वाह, ये तो बेस्ट आइडिया है, हम लोगों को वहाँ पहुँचा दिया गया। और ये रूम भी रोड क्रॉस करके आप पीछे जाइए तो वो बिल्डिंग थी जी जी। और वहाँ हम लोग उस रूम में पहुंचकर ऐसा लगा जैसे वाकई हम लोग ताजमहल होटल में आ गए हैं। अच्छा, आपने इसमें ना माँ का जिक्र नहीं किया, नानी जान का जिक्र जी, किया। मेरी माँ का जी। वो भी एक लंबा किस्सा है। मेरे फादर बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। तो ब्रिटिशर का ज़माना था, तो ये जो आर्मी होती थी ना, ब्रिटिश आर्मी, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट मेरे ग्रैंडफादर लेते थे। उनकी डेथ हो गई तो मेरे फादर के हाथ में ये कारोबार आ गया। उनका क्या नाम था आपके फादर का? अब्दुल हकीम, मदर का वहीदन बानो। तो उनके जो मैनेजर था उसने उस पर ही एतमाद किया, उस गड़बड़, वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से उनके चले गए। फिर ये लोग कलकत्ता आए तो वहाँ उनको कारोबार कराने की जो भी कुछ असासा बचा हुआ जो कुछ भी था कराया, लेकिन वो कारोबार नहीं कर सकते थे। तो यार कारदार थे ना, उनका घर और हमारी मदर फादर का घर दोनों बराबर थे। तो मेरी वालदा वहाँ उनकी वाइफ से जाकर कहती थी, मेरे हस्बैंड को कोई काम दिला दो, मेरे हस्बैंड को कोई काम दिला दो। तो उनसे कारोबार तो होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब तो कास्ट मेरी सब मुकम्मल हो चुकी है, हाँ एक जज का रोल है, और रोल क्या, बस एक जज का कैरेक्टर है, वो मैं उनको दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा वही सही, मगर खैर इनको स्टूडियो भेजा गया मेरे फादर को। अब आपको याद होगा वो जज को टोपा वोपा पहनाते थे ना, कर्ल होते थे उसमें, वो जी जी। सख्त गर्मी पड़ती है कलकत्ता में। तो जब तक उनको वो कर्ल का टोपा वोपा पहनाकर जज की कुर्सी पर बिठा दिया गया। अब जब तक पंखे चलते रहे तब तक तो वो सही रहे। अब टेक हुआ तो अंदर पसीना बहने लगा उनके। तो फिर वो टेक मुकम्मल नहीं हुआ तो रिटेक हुआ। जब रिटेक हुआ तो वो कारदार मियाँ से बोले, मियाँ जी ज़रा मैं, हाँ हाँ, उन्होंने कहा हाँ जाओ। तो वो मेकअप रूम में आए, वो टोपा वोपा ड्रेस व्रेस सब उतार के फेंक कर अपने कपड़े पहन कर घर आए। और घर आके मेरी वालदा से कहने लगे, बेगम आपको बेवा होना हो तो मुझे फिल्म में काम कराइए। आपको बेवा होना हो तो मुझे फिल्म में काम कराइए। तब फिर वो बेचारी गुस्से में खुद गई और उनका कोई भी काम मुझे मिले तो मुझे काम दिलवाइए। तो कोई एक जोगन, उन्होंने कहा मेरी कास्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, मगर हाँ पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो फिल्म चल रही है उसके साथ या तो कोई अंधा बीच बीच में गाना गा रहा है या कोई जोगन निकल के जा रही है। तो उन्होंने कहा हाँ एक जोगन का है, वो मैं उनको दे सकता हूँ अगर इतनी परेशानी है तो वो मेरी माँ को जोगन का रोल दिया। रोल क्या, बस वो एक पासिंग शॉट्स बीच बीच में उनके आते रहे
वो यहाँ चंदूलाल शाह ने देखा उनको, तो उनको मेरी मदर बहुत अच्छी लगी। और उस ज़माने में सुलोचना, मधुरी, ये लोग तो शादियों में ढोलक बजा के जो गाने गा लेते हैं, उतनी आवाज़ से भी लोग इंग्लिश गाने गा सकती होंगी वो लोग। तो बहुत तलाश रहती थी यहाँ के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को कि अपनी आवाज़ में कोई गाने वाली मिले। तो ये जो जोगन का जो इन्होंने देखा, तो चंदूलाल शाह ने फ़ौरन किसी को भेजा और कहा जो भी मांगे। उस ज़माने में 200, 300 से स्टार्ट होता था। उस ज़माने में हर कंपनी का आर्टिस्ट परमानेंट होता था, वो दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता था। तो मेरी वालदा को 600 रुपीज़ पर मंथ पर यहाँ बुलाकर दादर में घर वर फ्लैट व्लैट दिला दिया, और इस तरह वो फिल्म में आई। अब मेरे मन में ये सवाल आता कि आपका असल नाम क्या था और निम्मी नाम कैसे पड़ा? दरअसल मुझे राज जी ने लिया था ना, राज कपूर जी ने। उन्होंने जो बरसात से पहले एक फिल्म बनाई थी ना, आग जी, उसमें तीनों हीरोइंस का नाम निम्मी था, शायद कुछ ऐसा था। और मैं बहुत मुख्तसर सी थी, तो उनको ऐसा लगा कि मेरा नाम निम्मी बेस्ट है मेरा नाम, तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया निम्मी। तो वैसे आपका नाम नवाब बानो? नवाब बानो। देखिए, लड़कियों का नाम तो नवाब होता नहीं है, आमतौर से लड़कों का कभी कभी होता है, लेकिन मुझे नवाब का नाम क्यों मिला उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जरूर जरूर। जी है। मेरे जो नाना थे, छोटे से ज़मींदार थे, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नवाब का खिताब चाहते थे, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको नहीं देती थी, टाल देती थी। तो वो ज़रा हिरासा थे कि नवाब का खिताब क्यों नहीं मिल रहा है। तो आम तौर से जब लड़की के यहाँ कोई खुशी होने वाली होती है तो वो माँ बाप के घर आ जाती है। तो जब मैं पैदा हुई तो हाँ, मुबारक मुबारक, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। मेरी नानी ने मेरे नाना से आके कहा कि मुबारक हो, बच्चा हो गया। तो उन्होंने कहा फ़ौरन उसका नाम नवाब रख दो, उसको फ़ौरन नवाब का खिताब दे दो। उन्होंने कहा अरे लड़की है, बोले लड़की हो कि लड़का हो, तुम नवाब का खिताब फ़ौरन दे दो उसको। इस तरह मेरा नाम नवाब हुआ। फिर मेरी नानी अम्मा ने बानो लगा दिया, नवाब बानो। पर एक बात तो है निम्मी जी कि आपने ना लोगों के दिल की रियासत पर राज किया, और इस तरह से आप लोगों के दिलों की नवाब तो आज भी हैं। अरे फिल्म में भी आपके आने का एक इत्तेफाक हुआ था। हाँ जी। हाँ, वो इत्तेफाक क्या था उसके बारे में? हाँ हाँ जी हाँ। अभी मैंने आपको बताया कि तारदेव में सेंट्रल स्टूडियो था, वहीं महबूब साहब शूटिंग करते थे, और वहीं हम लोग एक रूम में रहते थे, रोड क्रॉस करके जो बिल्डिंग थी वहाँ हम लोग रहते थे। अंदाज फिल्म बन रही थी, महबूब खान की अंदाज, दिलीप कुमार, राज कपूर जी और नरगिस, ये लोग मेन कैरेक्टर थे उस फिल्म के। ये मुझे कहना पड़ेगा कि सिनारियो जो है वो ऊपर वाला, वो जो पैदा करने वाला है, वही सिनारियो बनाता रहता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अक्सर जब दिल घबराता था तो मैं अंदाज की शूटिंग देखने चली जाती थी। आम तौर से जिस तरह जाती थी उसी तरह उस दिन भी चली गई। लेकिन उस दिन नरगिस की वालदा, उनकी बहुत इज्जत करते थे लोग, उनको बीबी जी सब लोग कहते थे। जद्दन भाई जी। वो एक कुर्सी पे बैठी थी और उनके बराबर वाली कुर्सी खाली थी, और दूर एक बैल्कनी थी, वहाँ राज जी की और दिलीप साहब की शूटिंग चल रही थी। मैं तो बैठी नहीं कुर्सी पर कि पता नहीं इनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा मेरा बैठना, मगर उन्होंने खुद कहा अरे बिटिया क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ। तो मैं वो कुर्सी पे बैठ गई। राज जी ने उनको देखा, अरे बीबी जी करके उनके पैर छूने के लिए वो आए, और आके उन्होंने उनके पैर छुए और वो जाने लगे। उस वक्त वो बरसात की कास्टिंग कर रहे थे, और जो रोल बरसात में मैंने किया है उसके लिए कोई लड़की उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि जो ठीक अच्छी भी लगे स्क्रीन पर, और टीनेजर हो और शक्ल सूरत भी ठीक हो। वो बहुत परेशान थे। उनके कंसेप्शन के हिसाब से, उनके तसव्वुर के हिसाब से उनको वैसी लड़की नहीं मिल रही थी जैसी वो चाहते थे। तो वो टर्न किया, फिर आए, फिर आके मुझे देख के बोलने लगे, ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम नवाब बानो है। वहाँ उन्होंने डिसाइड किया यही वो लड़की है
जिसकी मैं तलाश में था और इसी को मुझे लेना है। फिर शाम को ऑफिस बॉय आया महबूब साहब का कि आपको साहब ने बुलाया है। मैं समझी साहब ने क्यों बुलाया इस वक्त मुझे, शूटिंग तो ख़त्म हो गई, तो भी अब साहब ने बुलाया है तो मैं आई। और ये लोग सब फ्लोर पर थे, निकल के बाहर नरगिस, दिलीप साहब, राज साहब, ये लोग सब बाहर खड़े थे। महबूब साहब, जब मैं आई तो महबूब साहब ने कहा, नवाब इनको जानती हो तुम? तो राज जी को मैं तो नहीं जानती थी। हाँ जी हाँ, ये पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं। मैं पृथ्वीराज जी को नहीं जानती थी। ये तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। ओह, जब ये कहा उन्होंने ये तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं तो मैं, हैं, अब मेरे दिमाग में, दिल में न जाने कितने सवाल, कितने जवाब, एक अजब कैफियत। मैंने महबूब साहब से कहा, मैं जा सकती हूँ? महबूब साहब ने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ। फिर मैं आई, मैंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा, अम्मा मुझे काम मिल गया। अरे तुझे कहाँ काम मिल गया? अम्मा फिल्म में काम मिल गया। अरे कहाँ तुझको फिल्म में काम मिल गया? उसके बाद खैर एक हफ्ते भर के बाद बड़ी एक पॉश गाड़ी आई और कहा साहब ने बुलाया है। तो मैं स्टूडियो गई, वहाँ और भी 2-3 लड़कियों का मेकअप हो रहा था, मेरा भी मेकअप हुआ। तो मैंने देखा, बहुत चुरा के नज़र, मैंने फिर अपनी सूरत आईने में देखी। मैंने सोचा नहीं मैं ही कुछ ठीक लग उसके बाद सेट पे पहुँचे हम लोग। फिर बेचारी एक फेल हुई, फिर दूसरी फेल हुई, चौथा मेरा नंबर था। अब मैं चूँकि यूपी की हूँ ना, तो काफ शीन मेरा बिल्कुल सही है। तो पता नहीं क्यों कर मैंने वो जो पैराग्राफ उन्होंने दिया, मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों कर और किस तरह वो बोला कि उसके बाद कट, कैमरा बंद हो गया। मालूम है मिठाई बट रही है, क्लैप हो रहा है। मैंने एक असिस्टेंट को बुलाया कि ये क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, आप पास हो गई। इस खुशी में मिठाई बट रही है कि आप पास हो गई हैं। तो वहाँ से मतलब इस तरह राज जी की बरसात में। लेकिन जब आप शूटिंग देखने जाती थी तब कभी भी आपके जहन में नहीं आया कि मैं भी एक्टिंग करूं? वो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ, या मैं, ऐसा कभी मेरे दिलो दिमाग में आया नहीं। शायद आया भी हो कभी तो उसको मैंने कोई अहमियत नहीं दी। अच्छा, कुछ उस समय आपको ये एहसास था महबूब साहब की शख्सियत के बारे में, ये कितने कद का इनका बड़ा है, हाँ। इतना ऊंचा इनका नाम है, ये इसका एहसास था आपको? था जी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बुजुर्गों से उनके ताल्लुकात थे महबूब साहब के, मेरी मदर से। और मेरी मदर को बहन बनाया था उन्होंने उस ज़माने में। और महबूब साहब ने एक फिल्म बनाई थी अली बाबा 40 चोर, उसमें मेरी माँ को मर्जीना का रोल दिया था उन्होंने, महबूब साहब ने। क्योंकि उस ज़माने में मधुरी, सुलोचना वगैरह ये ज़रा ज़्यादा ब्राइट थी, तो महबूब साहब ने हीरोइन का रोल दिया माँ को। वैसे तो महबूब साहब निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर कैसे थे ये तो सब जानते, उनका काम बोलता है। एक इंसान के रूप में कैसे थे वो? इंसान के रूप में बहुत अच्छे थे। एक तो मजहबी बहुत थे वो, 5 वक्त की तो वो नमाज पढ़ते थे। आउटडोर में भी अगर जैसे जो असर की नमाज होती है ना, शाम के और दोपहर के बीच में, तो शूटिंग बंद हो जाती थी और वो नमाज पढ़ते थे। उसके बाद फिर शूटिंग शुरू होती थी। तो बहुत मजहबी थे। और डायरेक्टर तो आपको मालूम ही है, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। मदर इंडिया बनाई है उन्होंने। आन इज़ द फर्स्ट फिल्म जो कलर में बनी है जहाँ तक मेरे इल्म में है। और इतने लकी थे वो कि कलर में बनाएंगे ये उनको धुन सवार हो गई थी। ना यहाँ कलर का कैमरा, ना कोई कलर का इक्विपमेंट, कलर का कुछ भी नहीं। मगर मैं कलर फिल्म बनाऊंगा इस धुन में, वो टेक्निकलर से 16 mm का कैमरा ले आए। और आप यकीन कीजिए पूरी फिल्म 16 mm में शूट की और उसको ब्लो अप करने के लिए लंदन भेजा। वहाँ वो ब्लो अप हुई और वहाँ के टेक्नीशियंस अशश करते थे। फरीदून ईरानी उनके कैमरामैन थे कि क्या कैमरामैन है, क्या अच्छा रिजल्ट आया है जो उसको जब 35 में किया। तो आन फिल्म में नौशाद साहब का संगीत है, शकील साहब के गीत हैं।
उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत गाना आप पे फिल्माया गया, आन में आज मेरे मन में सखी। बांसुरी बजाए कोई, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आन में नादिरा जी थी और दिलीप साहब थे। जी हाँ। लेकिन उन पर आने से पहले मैं थोड़ा सा फिर से वापस लौटना चाहता हूँ, राज साहब की बात करना चाहता हूँ। जब राज साहब ने आपको ले लिया, फिर रिहर्सल शुरू हुई, कैसे उसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, और ना कोई इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई जी। बस वो टेस्ट होने के 10-15 दिन के बाद फिर गाड़ी आई, मुझको स्टूडियो लाई, और मेरा वो गाना जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, उस गाने से मेरी शूटिंग शुरू हुई। बहुत ही मीठा गाना, शंकर जयकिशन साहब का संगीत। हाँ। और उनके करियर की भी ये पहली जी फिल्म हाँ थी। जी हाँ। तो उसमें कितने लोग नए हैं, शंकर जयकिशन, मैं, शायद प्रेमनाथ ने कहीं काम किया हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्रेमनाथ का इस फिल्म में था। शंकर जयकिशन नए, हसरत जयपुरी नए, शैलेंद्र का मुझे नहीं मालूम, कितने नए लोगों को जिंदगी दी इस फिल्म ने। बरसात में मेरा पहला शॉट प्रेमनाथ जी के साथ था। वो गाना खत्म होता है और कार आते हुए नजर आती है, और मैं अपने जो भी एक टूटा फूटा सा रूम है वहाँ आकर मैं कपड़े चेंज करती हूँ, और एक दरवाजे के पीछे मैं छुप जाती हूँ। तो प्रेमनाथ अंदर दाखिल होते हैं तो वो फिर मेरा ऐसे फेस अपनी तरफ करते हैं और मैं देखती हूँ उनकी तरफ, और वहाँ मेरे 2 आंसू निकलते हैं, और मैं कहती हूँ कितनी देर लगा दी तुमने। वो मेरा फर्स्ट शॉट है। पहली फिल्म तो मेरी यही थी, बरसात। डांस तो मुझे आता ही नहीं था ना, तो बरसात में जो वो गाना है जिया बेकरार है, छाई बहार है, तो डांस मास्टर ने राज जी से कहा कि तो बहुत डिफिकल्ट है, शी कैन नॉट डांस। तो राज जी मुझे तो चेंज कर नहीं सकते थे इस रोल के लिए, आई वॉज सो सूटेबल। तो उन्होंने मुझसे कहा, निम्मी तुमको डांस नहीं आता? हाँ राज जी, मुझे डांस नहीं आता। तुमको कूदना आता है? मैंने कहा जी हाँ, मुझे कूदना तो आता है। अगर फिर कभी बरसात देखेंगे तो उसमें मैं कूदती हुई आ रही हूँ, और जहाँ गाना शुरू होता है मैं फिर एक और गाना था, हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। उसमें ज़्यादातर उन्होंने एक ट्रॉली पे मुझे खड़ा किया, एक ट्रॉली पे कैमरा, और वो दोनों चल रहे हैं, और मैं ऊपर कहीं कहीं मुझे थोड़ा स्टेप करना पड़े जो बहुत आसान थे, लेकिन बाकी सब ट्रॉलीज पर। जी हाँ, गाना हुआ। आप सुन रहे थे सिनेमा के सुनहरे दौर की नामचीन अभिनेत्री निम्मी से मेरी यानी कमल शर्मा की बातचीत। उजाले उनकी यादों के। निम्मी जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। निम्मी जी, दिलीप साहब की बात की हमने, राज कपूर साहब की बात की, उस दौर के एक और बड़े ही जबरदस्त सितारे अशोक कुमार साहब के साथ में भी तो आपने काम किया। दादा मुनि, उनके साथ पहला मौका कब मिला आपको? मेरे महबूब में वो मेरे साथ हैं, पूजा के फूल में वो मेरे साथ हैं, और भाई भाई में भी है वो। और एक और फिल्म थी उसमें नंदा और धर्मेंद्र, मैं और दादा मनी अशोक कुमार। एक पूजा के फूल है जिसमें माला सिन्हा थी हाँ। और धर्मेंद्र थे, और उसमें अशोक कुमार था। उसमें तो आप पर एक गाना भी फिल्माया गया है, जी हाँ, मियाओ मियाओ मेरी सखी। जी हाँ। उसमें पर आपका किरदार जो वो ब्लाइंड है। दीदार में दिलीप कुमार साहब ने किया है ना ब्लाइंड का रोल, तब से मुझे बहुत शौक था कि मैं ब्लाइंड का रोल करूं। कुछ जब थोड़ा एक्टिंग समझ में आने लगती है ना, जी जी, एक्टिंग तो खैर समझी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ब्लाइंड का रोल करने का मुझे शौक था। तो ये मद्रास वाले ये लोग मुझे हीरोइन के लिए लेने के लिए आए थे, और धर्मेंद्र जी की जो वाइफ का रोल है वो ब्लाइंड का है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये हीरोइन का नहीं करूँगी,
उनकी जो वाइफ का रोल है, जो ब्लाइंड का है, वो मैं करूँगी। ये आपने खुद चुना रोल? हाँ। फिर उन्होंने माला सिन्हा को लिया जी। वो हीरोइन के लिए। तो वो धर्मेंद्र जी के साथ उनकी पहली फिल्म मेरे साथ वो थी। तो एक दिन मेरे जो हस्बैंड थे अली रजा साहब जी, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े राइटर थे। जी। अंदाज उन्होंने लिखी, आन उन्होंने लिखी, मदर इंडिया उन्होंने लिखी, मदन मोहल्ला जी की भी कई फिल्में लिखी, मोहन सैगिल जी की भी लिखी। बाद में महबूब स्टूडियो छोड़ने के बाद शायद हम लोग बेड पर बैठे हुए थे और टीवी पर मेरा ये गाना आ रहा था, मियाओ मियाओ मेरी सखी। कहने लगे, आधा हुआ था गाना, अम्मा तुम तो बिल्कुल ब्लाइंड लग रही हो। तो मैंने कहा इसीलिए तो मैंने ये रोल किया है कि आपने जो ये जुमला कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। जी हाँ, क्या बात। कारून का खजाना मिल गया। उन्हीं की बात कर रहे थे, अशोक कुमार साहब की बात कर रहे थे, बीच में रह गई। हकीकत तो ये है कि उनके बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें, अल्फाज ही नहीं मिलते कि उनकी तारीफ किस तरह और क्यों कर की जाए। अब यूँ समझ लीजिए कि वो बॉम्बे टॉकीज जी के ज़माने से वो हीरो का रोल कर रहे थे और हमारे साथ भी वो हीरो थे। एक्टिंग करते ही नहीं थे वो, बिल्कुल एक्टिंग नहीं करते थे वो। किसी तरह का कभी कोई घमंड आपको लगा हो कि इन्होंने बहुत अपना दिखाया? इतनी खूबसूरती से सीन को इतनी खूबसूरती से निभाते थे वो कि उनको एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, कि उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उनके साथ भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। ये ज़रूर था कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और उनकी इज्जत की, उनके काम की बहुत इज्जत की, लेकिन नर्वसनेस या ये इन्फीरियर फीलिंग मेरे अंदर कभी नहीं आई। जब आन की शूटिंग चल रही थी तो एक तरफ अमीय चक्रवर्ती साहब जो हैं, उन्होंने दिलीप साहब से अपनी प्रॉब्लम कही और दिलीप साहब ने बताया कि भाई हीरोइन तो आपकी पलकों के नीचे है, आपकी नाक के नीचे है। हाँ। आप उस फिल्म के बारे में बताइए और अमीय चक्रवर्ती साहब के बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा दिया है। हाँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे वो। जी। मेरी जो फिल्म दाग है जी वो उन्हीं की है। जी जी। डायरेक्टर कैसे थे वो? कैसे? बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। एक तो उनका कमाल ये था कि वो कभी एक्टिंग करके नहीं बताते थे, ये नहीं समझाते थे कि ऐसा करो या ऐसा करो। सीन सुनाते थे वो, उसके बाद कहते थे अब जैसा तुमको नेचुरल लगे वैसा करो। और मैं कभी ये नहीं करती थी आप क्या देंगे, मैं क्या लूँगी, क्या। वो मैंने अम्मिया चक्रवर्ती जी के साथ ये बात की ही नहीं मैंने। कहानी कैसे आप चूज करते थे कि जैसे रोल आपको बताया गया या किसी ने कहा कि साहब हम आपको फिल्म में लेना चाहते हैं, तो आप कहानी सुनती थी उसकी? हाँ, कहानी तो सुनना पड़ती थी। कहानी सुने बगैर, जैसे अब आपने काम शुरू किया, एक कोई सीन आया इमोशनल, आगे चल के उससे भी ज़्यादा इमोशनल है, तो अब सारा इमोशन इसमें ही आपने जाहिर कर दिया। उस हिसाब से मतलब कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होती थी, मगर आउटलाइन कहानी की। और चक्रवर्ती साहब ने भी मुझे ऐसे कुछ डिटेल में कहानी नहीं सुनाई, ऐसे मतलब एक आउटलाइन सुनाई थी। उसके बाद फिर हम लोगों का दिलीप साहब के साथ काम शुरू हो गया मेरा, और सबसे ज़्यादा फिल्में मेरी उन्हीं के साथ हैं। जी। आन, दाग, दीदार, उड़न खटोला, अमर, 5-6 फिल्में। खुद ही आपने गिना दी हैं, अमर, उड़न खटोला और दीदार। बारी बारी से इन तीनों फिल्मों के बारे में हम जानना चाहते हैं, इनसे जुड़ी बात। सीन में जो मेरा रोल है, जो मेरा कैरेक्टर है, जो मुझे सीन में करना है, वो मैं विद ऑल माई हार्ट मैं करती थी। अब चाहे वो यूसुफ साहब के साथ करना है, चाहे अशोक कुमार जी के साथ करना है, चाहे मैं ये नहीं करती थी कि इनके साथ मैं कैसे करूं, ये तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मगर ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, और जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरा सीन है, जो सीन में मुझे करना है, मैं जैसा करना चाहती थी वैसा मैं करती थी। तो अक्सर क्या एक टेक में हो जाते थे कि और भी कई टेक होते नहीं, थे? कभी कई रिटेक मेरी वजह से नहीं, बहुत सारी वजूहत होती थी। जी जी। सिर्फ मेरी वजह से नहीं, कभी मेरी वजह से भी रिटेक होते थे। जी। ऐसा तो नहीं है कि बस मैं जो कैमरे के सामने आई तो झंडे गाड़ दिए, ऐसी बात नहीं थी। मेरी वजह से भी रिटेक होते थे, लेकिन और बहुत सारी वजूहत होती थी रिटेक की। निम्मी जी, उस जमाने में ना जबान बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी, इम्पोर्टेंट चीज़ थी। फिल्मों में बड़ी अच्छी साफ जबान बोली जाती थी। जी हाँ। और आप लोग जो आजकल तो प्रॉम्प्टर आ गए हैं, सामने स्क्रीन पे दिखता है। आप लोग के ज़माने में आप लोग डायलॉग कैसे याद करते थे? उसके लिए क्या रिहर्सल करते थे? तैयारी कैसी होती थी? अब जैसे सीन करना है, सेट पे जाना है, लिख कर दे देते थे
एक असिस्टेंट आके या हमें लिखा देते थे, या उर्दू ज़रा ज़्यादा आराम से पढ़ लेती हूँ, वो लिख के दे दिया, ये सीन कब आएगा, क्यों कर आएगा, कैसे आएगा, वो सीन के डायलॉग याद कर लिए और जाके सेट पर याद हो जाते थे। हाँ जी हाँ। और उसके पहले रिहर्सल वगैरह भी होती थी आप लोग की कभी? तो रिहर्सल तो कैमरे के लिए भी होती है, जी। खुद हमारे अपने डायलॉग्स के लिए भी होती है कि वेदर हमें याद है जो सीन हम कर रहे हैं उसके डायलॉग, या जो भी उसकी सिचुएशन है, जो पोजीशन लेना है, किधर जाना है, किधर आना है, तो वो सब तो रिहर्सल तो करना पड़ती। आपको याद है आपके ज़माने में कौन मशहूर कैमरामैन था जिन्होंने आपकी फिल्मों की फोटोग्राफी की? उस जमाने के कौन से मशहूर कैमरामैन थे? देखिए, बरसात में तो जाल मिस्त्री जी जो उस वक्त के बेस्ट कैमरामैन में शुमार होते थे वो। जी। हाँ, देवानंद के साथ भी मैंने काम किया है। उनके साथ कौन सी फिल्म? सजा देवानंद के साथ आंधियां भाई ने बनाई चेतन थी। आनंद हाँ, साहब। वो उनके साथ। एक फिल्म आपने ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की भी की है, चार दिल चार राहें, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की फिल्म। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि देव साहब का जिक्र आया है जिसमें सजा में तो बड़ा मशहूर अच्छा गाना भी है जो जी आप पर फिल्माया जी गया हाँ, कि जी तुम हाँ। ना जाने हाँ। किस जहां में खो गए। देव साहब के बारे में जानने की इच्छा है क्योंकि उनका अलग स्टाइल था, बड़े पॉपुलर एक तो हीरो हुआ करते थे। आर्टिस्ट तो वो अच्छे थे ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और बिल्कुल अलग उनका एक अपना अंदाज था एक्टिंग का। बात करते थे आप लोग के साथ में वहाँ? बहुत अच्छी तरह। और वो कभी सेट पर नहीं बैठते थे, शॉट किया और वो अपने मेकअप रूम में चले जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ देव साहब बैठे हैं सेट पर और हम उनसे बातें कर रहे हैं, या कभी नहीं। एंड ही वॉज वेरी गुड टू अस, यानी मेरे साथ भी और सबके साथ भी। जी। और यही बात चेतन आनंद साहब पर भी लागू होती है। हाँ, जी हाँ। वो भी बहुत ही लर्नड थे, इंसान थे, स्कूल में पढ़ा भी चुके थे और बाद में उनकी लास्ट फिल्म थी जो चेतन साहब की, जो मैंने बुद्धिस्ट पीरियड की थी, उन्होंने खुद अंजलि अंगुलीमान में तो शायद भारत जी थे ना। उनके बारे में भी जानना चाहते। हाँ, भारत भूषण साहब के साथ में भी आपने खूब काम। भारत जी तो बहुत ही बेचारे बहुत अच्छे थे और बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे। उनके साथ मैंने एक तो उनकी फिल्म में काम किया, और लर्नड बहुत थे वो भी, बहुत जी हाँ, जी हाँ। पढ़ने का बड़ा शौक जी था। हाँ। और उंगली माला में किया और सोनी महिवाल में किया उनके जी, साथ। जी। सोनी महिवाल ये वो फिल्म है जिससे महेंद्र कपूर साहब का करियर शुरू हुआ था जी। प्लेबैक सिंगर के रूप में। जी जी और अंगुलीमाल तो वो है जिसमें अनिल बिस्वास साहब का म्यूजिक है ना? जी। अनिल बिस्वास साहब का म्यूजिक हाँ है हाँ हाँ, जी हाँ अंगुलीमाल। जी हाँ। उसकी एक रचना जो है वो उसमें आपका रोल उसका है ना? प्रिंसेस। हाँ, प्रिंसेस प्रिंसेस का का है, जी जी। जी। तो चूंकि अंगुलीमाल का जिक्र चला है और भारत भूषण साहब का जिक्र हुआ है तो ये फिल्म अंगुलीमाल की रचना सुनते हैं, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। निमी जी, अली रजा साहब का जिक्र आया था बीच में। हाँ जी हाँ। और महबूब साहब पर अभी मुझे थोड़ी सी बात और जी करनी, हाँ। क्योंकि उनकी एक आखिरी फिल्म लव एंड गॉड जो थी, जी हाँ, जी हाँ। जो पूरी उसमें आपका महत्वपूर्ण रोल भी था, किसी वजह से वो रुक गई थी। लेकिन यहाँ पर अभी हम अली रजा साहब की बात करते हैं। अली रजा साहब आपकी जिंदगी में कैसे आए? दरअसल मैं तो जब स्टार भी नहीं थी, निम्मी भी नहीं बनी थी, तो अली रजा साहब तो महबूब साहब के यहाँ अंदाज लिख ही रहे थे। जी। मैं बॉम्बे में आई हूँ तो अंदाज की शूटिंग चल रही थी और वो अली रजा साहब लिख रहे थे, लेकिन मेरे जहन में भी कभी नहीं था कि अली रजा साहब के साथ मेरी शादी हो जाएगी, हम लोग इतने करीब होंगे, बिल्कुल नहीं था। ये तो अमर में भी नहीं, यकीन जी। कीजिए बखुदा, अमर भी अली रजा साहब ही लिख रहे थे, मगर अमर में भी नहीं। मुखरी थे ना, कॉमेडियन। हाँ कॉमेडियन। अली रजा साहब की उनकी ज़रा काफ़ी दोस्ती थी। मैं भाई भाई की शूटिंग के लिए ट्रेन से आ रही थी, दादा मनी भी, अशोक साहब भी और किशोर भी, दोनों उसी ट्रेन से, हम लोग सब ट्रेन से मद्रास आ रहे थे शूटिंग करने के लिए। तो मुखरी भाई मुझे सी ऑफ करने के लिए आए, वो उनके बच्चे, उनकी बीवी, तो वो मुझसे कहने लगे कि मुझे बेबी कहते थे वो प्यार से, बेबी अली रजा भी आ सकते हैं आपको सी ऑफ करने के लिए? क्यों मुखरी भाई? नहीं नहीं, वो बाहर हैं, स्टेशन के बाहर हैं। मैंने कहा भी यहाँ तक हैं तो उनको बुला लीजिए। तो वो उनको बुलाकर ले आए, आ गए। उसके बाद फिर ट्रेन चलना शुरू हुई, ये लोग चले गए। तो उन्होंने मुझे एक लेटर राइट किसी पेपर में लिपटा हुआ था, ये प्रेजेंट है, और उस प्रेजेंट में जो मैंने खोल के देखा, जब ट्रेन आगे काफ़ी दूर तक चली गई, मैंने खोल के देखा तो उसमें एक लिफाफा भी था और उसमें एक लेटर भी था। उसमें अली रजा साहब ने कुछ अपनी लाइकिंग के बारे में
मैं आपको लाइक करता हूँ कुछ इस तरह नहीं, मतलब जी, जी। बहुत खूबसूरती के साथ कुछ। और डांस तो मुझे आता नहीं है, और भाई भाई में आई एम अ स्ट्रीट डांसर। हाँ, जी, जी, देखा। यानी वो टॉपिक लेकर उन्होंने मुझे लेटर लिखा था। हालांकि ये डांसर का पहला आपका रोल है, मगर मुझे यकीन है कि आप वन ऑफ द बेस्ट डांसर की तरह आप इसको निभाएंगी, और बहुत अच्छा, बहुत मेरी तारीफ़ें, और ये वो मुमकिन हो सके तो इसका जवाब दीजिएगा। हाँ 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 जी हाँ, मकसद यही था। तो फिर मुझे भी थैंक यू का लेटर लिखना पड़ा। मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्टूडियो नहीं आती थी वो जी, कभी, जी, जी। लेकिन वो मेरे साथ वहाँ भी जाती थी, और मद्रास भी होटल में रह जाती थी हम लोग। तो मैं रात में, अम्मा कहती हैं अरे क्या लिख रही है, सुबह तेरी शूटिंग है। अम्मा सीन याद कर रही हूँ मैं। मैं उनसे झूठ बोलती थी मैं कि अली रज़ा साहब राइटर हैं, अब मैं भी अगर मेरी फ्यू लाइंस भी जाएं तो उनको लगना चाहिए कि मुझे भी उर्दू बहुत अच्छी आती है। इस तरह हम लोगों की ख़तों किताबत शुरू हुई। जी हाँ, उसके बाद फिर मुकरी भाई ने ही मतलब ऐसे कुछ चक्कर चलाया। हाँ, चक्कर चलाया कि वो बात शादी तक पहुंच गई। जी हाँ, जी, जी। फिर दोनों परिवारों की मर्जी से फिर वो शादी जी हाँ। अच्छा, और मुझे ये कभी नहीं हुआ जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो और कोई बहुत बड़ा हीरो हो या कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, उसी के साथ मेरी शादी होना। एक अच्छा इंसान जो मतलब लर्नेट हो, तहजीब व तमद्दुन में बहुत अच्छा हो, अच्छे ख़ानदान का हो। ये हर लड़की का सपना हाँ होता है, जी, ख्वाब जी होता हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ, और वो उस पर खरे भी उतरे। हाँ जी हाँ, इसमें शक नहीं। तो उन्होंने जिस डांस के बारे में कहा था, वो सीन मैंने देखा है भाई भाई का। हाँ। एक तो किशोर कुमार जी हाँ। वैसे ही वो हरफन मौला, हाँ, ऊपर जी। से उसमें वो अशोक कुमार साहब जितने गंभीर हैं, किशोर साहब तो कहते हैं कि वो जहाँ रहते थे वो एक खिलंदरपन सा भी था जी हाँ, उनमें। जी हाँ, जी तो हाँ, जी हाँ। किशोर दा के साथ, चूंकि वो एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, वो लिखते भी थे और संगीत भी दिया उन्होंने। तो मैं तो बहुत सोच रही थी कि पता नहीं लोगों ने ज़रा कुछ ज़्यादा ही उनके बारे में कुछ सीन कंसीव कर लिए थे। वो तो उछल के वहाँ बैठ जाते हैं, और वो तो फुदक के वहाँ चले जाते हैं। वो तो ये जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, ही वॉज वेरी सीरियस, काम के मामले में बहुत सीरियस थे। और भाई भाई में मेरा उनका बहुत अच्छा है। अभी आपने जिक्र किया कि ट्रेन से आप जा रही थी, किशोर दा ट्रेन से, अशोक कुमार जी ट्रेन से मद्रास आप लोग जा रहे थे। तो उन दिनों हवाई यात्राएं नहीं होती थी, हवाई जहाज से जाना नहीं होता था। नहीं जाते थे, हवाई जहाज से नहीं जाते थे। लेकिन ऐसा गुरेज नहीं था। ऐसा नहीं था कि हवाई जहाज से ही जाएंगे। ट्रेन में क्या होता था, ज़रा रिलैक्सेशन ऐसा होता था। जी। तो कभी ट्रेन से जाते थे, लेकिन वक्त ज़रा कमी होती थी। यहाँ भी शूटिंग है, फिर वापस आके शूटिंग करना है। प्लेन से भी जाते थे और प्लेन से ही वापस आते थे। मद्रास के स्टूडियोज में बहुत जी हाँ, AVM, जी, भाई भाई AVM ने बनाई थी। और मेरा ख्याल है पूजा के फूल भी AVM ने ही बनाई जी। थी। दोनों में ही मदन मोहन साहब का संगीत था। जी, बहुत अच्छा म्यूजिक किया उन्होंने। जी। मेरा बालम बेदर्दी, मेरा बालम बेदर्दी। निमि जी, एक फिल्म को पूरा होने में कितना टाइम लग जाता था? लगातार शूटिंग चलती थी या बीच में रुकी भी रहती नहीं थी? नहीं, उस ज़माने में, ये मेरे आने के बाद तो मुख्तलिफ फिल्मों में काम करते थे ना। एक फिल्म में तो काम होता नहीं था। कुछ डेट्स इनको दी हैं, कुछ उनको दी हैं। अगर क्लैश हो रहा है तो किसी की दिन में शूटिंग कर दी, किसी की रात में। इस तरह से मतलब शूटिंग करते थे। 15 दिन भी, 10 दिन भी, 5 दिन भी, ऐसा होता था। आना जाना कैसे? आपकी खुद की गाड़ी होती थी या वो भिजवाते थे? गाड़ी हमारी। आपने पहली गाड़ी कब खरीदी? कौन सी फिल्म के बाद? बरसात में काम कर रही थी ना, जी जी। तो मैं जब शूटिंग पैकअप करके जाती थी, और उस ज़माने में हमको चर्च गेट में एक बिल्डिंग है, वहाँ पर एक फ्लैट मिल गया था। जब मैं वहाँ से गुजरती थी तो एक ग्रीन कलर की कैडिलैक मुझे शोरूम में नज़र आती थी। तो मैं ड्राइवर को बोलती थी 1 मिनट रोको, उस गाड़ी को मैं देखती थी। अच्छा। फिर कहती थी अच्छा चलो। लेकिन जिस दिन मुझे राज जी ने 7,000 रुपया दिया तो मैं सीधी वहाँ पहुँची, और शोरूम के जो भी मालिक थे उनको मैंने कहा ये कैडिलक मुझे चाहिए। उनको ये पता था कि ये आप इतनी बड़ी कलाकार हैं? बड़ी तो कहाँ थी मैं। थी मतलब जी, थी। जी। अख्तर बाजी, सरदार अख्तर जो महबूब साहब की बीवी थी, उनकी ये जो शोरूम के जो मालिक थे
उनकी वो भी फिल्म एक्ट्रेस थी कोई कलकत्ता की, तो इन लोगों की फ्रेंडशिप थी, इसलिए वो मुझे जानते थे। मैंने कहा उनसे ये गाड़ी चाहिए मुझको, उन्होंने मुझे कीमत तो बताई नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ। इत्मीनान से उनके हाथ पर 7,000 रुपया रखा और कहा गाड़ी। उन्होंने मिसेस महबूब को फ़ोन किया कि वो जो लड़की आपके यहाँ मिली थी मेरी बीवी को, वो कैडिलक लेने आई है मगर उसके पास सिर्फ 7,000 रुपये। उसमें कहाँ कैडिलक आने वाली है, सेकंड हैंड थी, एकदम न्यू नहीं थी, मगर बहुत सेकंड हैंड नहीं थी, बहुत खूबसूरत गाड़ी ग्रीन कलर की थी। वो उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, इसको एडवांस समझ लीजिए, बाकी बाद में हिसाब किताब कर लेंगे, उसका दिल मत तोड़िए। क्यों, मैं आन में भी काम करने वाली थी ना, ये तय हो गया था कि मैं आन में भी काम करने वाली हूँ। तो उन्होंने 7,000 लेके और वो गाड़ी मुझे दे दी, अपना ड्राइवर भी दे दिया। वो गाड़ी में अख्तर बाजी के पास कहा ये गाड़ी मैंने खरीदी है। कितना पैसा हो गया? 7,000। फिर उन्होंने कुछ और ज़्यादा मुझसे कहा होगा तो मैंने दिए होंगे, और उनको भी कुछ जो देना होगा वो उन्होंने दिया होगा। बहुत अच्छी गाड़ी थी। उस दौर में रफ़ी साहब, आशा जी, लता जी, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। इन लोगों से भी कभी आपकी कोई मुलाकात हुई, जैसे किसी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, फिल्म की रिकॉर्डिंग या गाने में? हाँ, आप हाँ। भी मौजूद हैं, कभी गई जाती थी, कभी ऐसे जाना होता था आपका? इब्तिदाई दौर में तो अंदाज की जो रिकॉर्डिंग होती थी और लता आती थी वहाँ, तो मैं वहाँ होती थी, तो मैं देखती थी, सब बहुत इंजॉय करती थी। ट्रक में बैठकर भी, जो साउंड ट्रक होता था ना, हाँ। वहाँ बैठ के भी, बाहर भी, सब दे यूज्ड टू अलाउ मी। वो चलते फिरते स्टूडियो जैसे थे ट्रक हाँ जो जी, होते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी ना, जी, कौन सी? डंका नाम जी, की एक फिल्म, जी। उसमें लता जी ने नया नया गाना शुरू किए थे ना, अंदाज के सारे गाने उनके थे, बरसात के भी उनके थे। जी। तो जब डंका के गाने उन्होंने गाए और मैं उनको पैसे देने लगी, तो उन्होंने नहीं लिए मुझसे पैसे। बहुत कहा मैंने, ये तो कोई बात नहीं है, गाने गाए हैं, सबसे लेती हैं, वाई नॉट लो। नहीं, उन्होंने ना लेना थे ना लिए मुझसे। कहने लगे जब मैं फिल्म प्रोड्यूस करूं और तुम काम करो तो तुम भी मुझसे पैसे मत लेना। तो नहीं, उस जमाने में ये इतना ऐसी मोहब्बत थी, ऐसा खुलूस मोहब्बतें था। और जी, इतना ये होता था। जी। और फैन फॉलोइंग भी होती हर स्टार की। लोग उस जमाने में चिट्ठियां लिखा जी करते हाँ, थे। जी हाँ, जी हाँ। फिर स्टारों के बारे में छपता भी था। तो पहले तो मैं आपकी जो फैन फॉलोइंग है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। लोग चिट्ठी विट्ठी लिखते थे तो आप जवाब देती थी चिट्ठियों का? क्योंकि अली रजा साहब को तो आपने चिट्ठी लिखी थी, हाँ। लेकिन नहीं, देखिए, मुझे तो वक्त नहीं मिलता था लिखने जी। का, लेकिन मेरा सेक्रेटरी जो भी थे, उन्होंने एक और अपना भी एक सेक्रेटरी रखा था जो टाइप करते थे। वो ये मुझे पढ़ के ज़रूर सुना। अब इतने खत आते थे, कितने पढ़ के सुनाए और कितनों का जवाब दिया जाए। तो उसमें वो जो सेक्रेटरी ने जो अपना सेक्रेटरी रखा था, वो टाइप भी करते थे। वो जो मेरे सेक्रेटरी के सेक्रेटरी थे, वो पढ़ते थे। जो कोई बहुत मखसूस किस्म का ख़त होता था वो ला के मुझे सुनाते थे, बाकी वो खुद ही जवाब, जवाब। हाँ हाँ हाँ, वो देते थे जी। के आसिफ साहब का नाम छोड़िए, मैं उनके बारे में भी जानना चाहता हूँ। आसिफ साहब जी, जी। वो तो एक अजीब व गरीब शख्सियत के आसिफ साहब। उनका- मैंने काम किया ना उनके जी, साथ। जी। पहले तो लैला मजनू के नाम से वो ब्लैक एंड वाइट में फिल्म बना रहे थे, जब मुग़ल आज़म बना रहे थे। वो तो खैर बनी नहीं हो। बाद में उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर लव एंड गॉड के नाम से वो फिल्म बना रहे थे। और समझिए मेरी बदनसीबी है कि वो नहीं रहे। बहुत अच्छी बनाना चाहते थे वो ये फिल्म। एक दिन मैंने उनसे कहा, आसिफ साहब आपने मुग़ल आज़म बनाई, क्या फिल्म बनाई है आपने, हमारे लव एंड गॉड का क्या होगा? तो मुझसे नाराज़ हो गए। वो पूरा दिन मुझसे बात नहीं की उन्होंने। फिर शाम को मैंने कहा, साहब आप मुझसे क्यों नाराज़ हो गए, आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कहने लगे तुमने मेरी इंसल्ट की। आसिफ साहब मैंने क्या इंसल्ट की आपकी? मुग़ल आज़म भी मैंने बनाई थी, लव एंड गॉड भी मैं बना रहा हूँ कि आसिफ इज़ मेकिंग लव एंड गॉड। तो इसलिए तुमने ये कैसे समझ लिया कि मुग़ल आज़म तो आपने ऐसी बनाई, अब हमारी लव एंड गॉड का क्या होगा? मुग़ल आज़म को अगर ना भुला दिया तो क्या आसिफ मेरा नाम नहीं। और वो
पता नहीं क्या क्या करते हो। बहुत ही पोइटिक है। हाँ, वो बाद में हाँ, रिलीज हाँ हुई जी, 1986 जी के हाँ। आसपास जाकर के। भारत भूषण थे उसमें ना शुरू में, बाद में संजीव कुमार को। संजीव बाद में। जी जी जी। पहले उन्होंने गुरुदत्त जी को लिया था। जी जी जी। और गुरुदत्त जी जब चश्मा निकालते थे ना तो उनकी आंखों में वाकई एक कैस की जैसे कोई खोया हुआ एक इंसान है, ऐसी उनकी आंखों में फीलिंग होती थी। लेकिन उनकी तो डेथ हो गई। जी 7 बरस तक लव एंड गॉड बंद रही, क्योंकि मिड शॉट और क्लोज शॉट बहुत बड़ा सेट, अब उतने बड़े सेट का रिटेक कैसे करेंगे, तो वो चाहते थे थोड़ी कुछ शक्ल मिलता हुआ हो तो वो लें। तो आफ्टर 7 years उनको ये मिली। संजीव कुमार। हाँ, संजीव कुमार जी, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो। संजीव कुमार तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो मैंने तो सुना कि के आसिफ साहब ने जो आखिरी अपना जो सांस ली वो इनकी बाहों में ली, बोलते संजीव कुमार साहब की। उस फिल्म में नौशाद साहब का ही म्यूजिक है, नौशाद साहब बड़ा मीठा है उस दौर के। निम्मी जी, आज के दौर की फिल्में देखती हैं आप, ये कैसी लगती हैं आपको फिल्में आज के दौर की? देखिए, आज की फिल्मों में और हमारे ज़माने की फिल्मों में इतना ही फ़र्क है। उस ज़माने की फिल्मों में एक कहानी होती थी, कुछ इमोशनल सीन होते थे, कुछ सेंटिमेंटल सीन होते थे, प्यारे प्यारे से 4-6 गाने होते थे। तो उस ज़माने की फिल्में एक कहानी होती थी, इस तरह बनती थी फिल्में। अब ज़रा वायलेंस का ज़्यादा, मैंने दबंग देखी थी, हालांकि वो लोग भी कितनी मेहनत करते हैं, सीन लेते हैं, कितने डिफ़िकल्ट काम करते हैं, लेकिन अब की फिल्मों में और उन फिल्मों में बहुत फ़र्क है। निम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बड़ी दिलचस्प बातें हुई और हम उस पुराने दौर में चले गए, में जैसे कहते ना फ्लैशबैक में चले गए थे। नहीं, मगर मैं भी जी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अहमियत दी और इतनी देर मुझसे बातें की। मैं भी उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे सिनेमा के सुनहरे दौर की नामचीन अभिनेत्री निम्मी से मेरी यानी कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप शिंदे ने, संयोजन शकुंतला पंडित का, संपादन कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के। बाकी 6 दिन होते हैं 6 और मजेदार प्रोग्राम, यानी हर दिन सुनते रहिएगा पिटारा।